हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कुछ सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन नंबर 1 है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर 2 है यूरिएज, ऑप्शन नंबर 3 है लाइसोजाइम, या ऑप्शन नंबर है टाइलिन। तो जो आंसू होता है, आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है सेलुलोज और ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 है स्टार्च व ग्लूकोज के रूप में, या फिर सेलुलोज व ग्लाइकोजन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में। प्लांट में तो होता है स्टार्च के रूप में, और जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन ए व बी, विटामिन ए व सी, विटामिन बी व सी, या विटामिन डी ए ई। तो इस जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो 2 होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, विटामिन बी व विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? मतलब रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है। रीजनरेशन मतलब फिर से निर्माण होना, किसी चीज़ का फिर से निर्माण होना। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, एक बार वो कट गई तो वो फिर से वापस से बन जाती है। उस प्रोसेस उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। तो ह्यूमन में कि मानव में ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जिसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है? क्या प्लीहा में होती है, किडनी में होती है, मस्तिष्क में होती है, या यकृत या लीवर में होती है? तो जो अपना लीवर होता है उसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है यकृत या लीवर, ऑप्शन नंबर 4, लीवर में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन कहाँ होता है? क्या बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में, आमाशय में, या फिर पेट में होता है? तो जो वसा का पाचन होता है अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मतलब छोटी आंत में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें वसा का पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? क्वाशियोर किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है, पहला है विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या फिर वसा की कमी से, या फिर खनिज की कमी से। तो जो क्वाशियोर रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है प्रोटीन की कमी से। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। प्रोटीन्स की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्वाशियोर रोग होता है। और ये ज़्यादातर रोग किसमें होता है? चिल्ड्रंस में, यानी बच्चों में ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले का लूप संबंधित है? हेनले का लूप यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किससे संबंधित है हेनले का लूप? तो हेनले का लूप देखो, इसके बाद समझ लेते हैं एक बार। एक छोटा सा डायग्राम बनाती हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किसका डायग्राम है। छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जो आपने छोटे अक्षरों में पढ़ा होगा। परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, खैर थोड़ा रफ डायग्राम ही है। तो ये डायग्राम है, इसमें आता है हेनले का लूप। इसमें क्या आता है? हेनले का लूप आता है। ठीक है, ये एक नलिका आती है, ये एक नलिका बाहर की ओर जाती है। तो ये किसका डायग्राम है? ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। किसका है? नेफ्रॉन्स का डायग्राम है। देखो, इसमें ये प्याले जैसी संरचना बनाई है मैंने, उसका नाम है बोमन संपुट। क्या है? बोमन संपुट है। और इसके अंदर क्या होता है? छोटी छोटी केशिकाओं का जाल होता है। ठीक है, केशिकाओं का, कैपिलरीज का जाल होता है। उस जाल को कहा जाता है ग्लोमेरुलस, या फिर केशिका गुच्छ कहा जाता है। ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहा जाता है। फिर जो ये पार्ट होता है, ये ट्यूब जैसी संरचना होती है, इसको कहा जाता है हेनले का
लूप कहा जाता है। और नेफ्रॉन आपको पता है किससे रिलेटेड पार्ट है, वो है उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है लेड का, या फिर सोडियम का, या फिर कॉपर का, या फिर सिलिकॉन का। किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल निर्माण हेतु किसका उपयोग करेंगे, सिलिकॉन का निर्माण, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त होती है, यानी कि एक जो स्वस्थ इंसान होता है उसके 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है, पूछा है हमसे। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं एक बार। 11.5 ग्राम होती है, या 12.5 ग्राम होती है, 13.5 ग्राम होती है, या 14.5 ग्राम होती है। तो जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, सामान्य इंसान जो होता है, यानी जिसमें कोई बीमारी उमारी न हो, उसके ब्लड में 100 ml पर ब्लड में होती है 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय में यूटेरस में विकसित हो रहे फीटस को, यानी कि भ्रूण को, किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो माँ और बच्चे के बीच में जो एक जुड़ाव होता है, यानी कि माँ और पेट में पल रहे बच्चे के बीच में जो जुड़ाव होता है, या फिर यूँ कह लो कि माँ के द्वारा बच्चे को जो पोषण मिलता है वो एक नाल द्वारा मिलता है। उस नाल को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा, या फिर अपरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने वजन का होता है, यानी कितने ग्राम का होता है मानव ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। क्या 1150 ग्राम का, 1250, मतलब 1150 ग्राम, 1250 ग्राम, 1350 ग्राम, या फिर 1500 ग्राम। तो जो ह्यूमन होता है उसके ब्रेन का वेट होता है, वो होता है 1350, यानी कि 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक की खोज किसने की, न्यूक्लियस की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट ब्राउन ने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की, या रॉबर्ट। एक बार जो ऑप्शन है हमारे उनका देख लेते हैं बार क्या है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो इनसे क्या, जिनको चारों ऑप्शन है ना, उस चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बताते हैं, देखना अभी कैसे बनते हैं। रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने क्या करी थी, कोशिका की खोज की थी, यानी कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है। वो कोशिका कैसी थी, मर्त कोशिका थी। ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, भले ही वो क्या थी, मर्त थी। दूसरा है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या करी थी, इन्होंने भी कोशिका की खोज करी थी, लेकिन वो कोशिका कैसी थी, जीवित कोशिका थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो किसने की थी, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फोर्थ ऑप्शन है अरस्तु या एरिस्टोटल। इन्होंने क्या करी थी, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, इनकी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको। ठीक है। तो देखो चारों ऑप्शन से 4 क्वेश्चन बन गए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, और अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामान्यतः फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है, यानी कि कहाँ पर होता है,
ऑप्शन नंबर 1 है फैलोपियन ट्यूब में यानी कि अंडवाहिनी में, दूसरा है गर्भाशय में, तीसरा है गिरवा में, चौथा है योनि में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में। मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अंडवाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम को कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसके भी जो ऑप्शन है ना वो इम्पोर्टेंट है, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है। देख लेते हैं एक बार। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? क्या आत्मघाती थैली कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है, या फिर हरित लवक कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली है, सुसाइड बैग है, वो किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है भाई? प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। फिर है कोशिका का शक्तिग्रह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वो हरित लवक में क्या काम करता है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है प्लांट में, पौधों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, यानी कि 3 तो हैं। क्या एक कोशिकीय जीव हैं, बाकी एक नहीं है? पूछा है आपसे। क्या अमीबा है, क्या फफूंदी है, क्या युगलिना है, क्या पैरामीशियम है? तो जो अमीबा, युगलिना और पैरामीशियम ऑफकोर्स तीनों एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन जो फफूंदी होती है वो एक कोशिकीय जीव नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 फफूंदी एक कोशिकीय जीव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों के डंक में उपस्थित होता है? लाल चींटियों के डंक में, खाई भी होंगी भैया आपको कभी। ठीक है, देख लेते हैं। सॉरी, फार्मिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, या टैनिक अम्ल होता है? तो जो लाल चींटियाँ होती हैं उनके डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक एसिड होता है। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अमाशय से, या फिर मुख से, मुख गुहा से, या फिर छोटी आंत से। तो जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो होता है बक्कल कैविटी से, यानी कि मुख गुहा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मुख गुहा से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। इनके पहले माउथ आता है, माउथ के बाद मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी आती है, जहाँ पे अपने टीथ यानी कि दांत और जीभ होती है। ठीक है, उसे मुख गुहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड के खोजकर्ता कौन है? अमीनो एसिड के खोजकर्ता कौन है? मिलर हैं, मेंडल हैं, लैंडस्टीनर हैं, या लेमार्क हैं? तो अमीनो एसिड के खोजकर्ता हैं मिलर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से क्रमशः सबसे हल्की व सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम व पारा है, लिथियम व ओस्मियम है, एल्यूमिनियम व ओस्मियम है, या एल्यूमिनियम व पारा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम व ओस्मियम। मतलब लिथियम तो क्या है? सबसे हल्की धातु है, और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 लिथियम व ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा युग्म लक्षणों के वंशाक्रम से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 गुणसूत्र व जीन है, क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली व क्लोरोप्लास्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र व जीन, क्रोमोसोम व जीन। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वंशानुक्रम से रिलेटेड कौन होते हैं? गुणसूत्र व जीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस में होता है। ऑप्शन नंबर 1 है डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए व आरएनए होता है, डीएनए या आरएनए होता है। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं उनमें या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। मीन्स राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर
4, DNA या RNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन होता है, ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटोजोआ व शैवाल होता है, शैवाल व पैरामीशियम होता है। ऑप्शन नंबर 3 कवक व शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर 4 कवक व जंतु होता है। तो लाइकेन कौन होता है? लाइकेन होता है कवक व शैवाल, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। कवक व शैवाल क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं। ठीक है, इनको सहजीवन भी कहा जाता है। सहजीवन का मतलब है एक दूसरे के साथ रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना, उसे क्या कहते हैं? सहजीवन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम जीवाणु प्रायः चना, मटर, मूंग, बीन, अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधे से क्या संबंध है? कभी आपने चने का पेड़ देखा हो, ठीक है, तो उनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या होती हैं? गांठें होती हैं। उन गांठों के रूप में क्या होते हैं? राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा संबंध प्रदर्शित करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले कहा मैंने, इस साथ साथ रह के जीवन व्यापन करते हैं, मतलब सहजीवी संबंध होता है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में लोहे पर जंग लगने के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है। ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं, लोहे में ऑक्सीजन के बीच, लोहे व ऑक्सीजन के बीच, ठीक है, लोहे व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। बिल्कुल यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यह सामान्य ताप यानी कि रूम टेम्परेचर पर हो सकती है। बिल्कुल सामान्य ताप पर यह हो सकती है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि यह रिवर्सेबल है। तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा, यह रिवर्सेबल नहीं होती। यानी कि आप खुद सोच के देखो, एक बार लोहे पे जंग लग जाएगी तो क्या जंग उतरने के बाद वो सेम वैसा का वैसा हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। हम ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, हमारे शरीर में भोजन का पाचन, या किण्वन, या प्रकाश संश्लेषण, या क्रिस्टलीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। देखो, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें प्लांट अपने भोजन बनाते हैं। किरण होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, वो ऑफकोर्स रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो होता है विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन इसके सही हैं और चौथा ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी कि क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित कौन से प्रक्रिया से डायलिसिस का प्रक्रम जुड़ा है? यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन से डायलिसिस से जुड़ा हुआ है? क्या परिसंचरण से जुड़ा हुआ है, उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है, जनन से जुड़ा हुआ है, या श्वसन से जुड़ा है, रेस्पायरेशन से जुड़ा है? तो जो उत्सर्जन होता है उससे क्या जुड़ी होती है? डायलिसिस की प्रोसेस जुड़ी हुई होती है। मतलब ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ है। देखो, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर आपको बता देते हैं, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके उत्सर्जन देखना है। 3 टाइप होते हैं मोस्टली। एक होता है अमोनिया होता है, एक होता है यूरिया, और एक होता है यूरिक अम्ल। यानी कि 3 मोस्टली नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं। तो जो वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक कहा जाता है। कौन कहते हैं? अमोनोटेलिक कहते हैं। और इनमें कौन आ जाते हैं मोस्टली? जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है, वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया में क्या होगा कि जो यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक कहते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना है, यूरिक आ गया मतलब क आ गया मतलब को आ गया। ठीक है, तो जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको कहते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक,
और जो अमोनिया का उष्ण करते हैं उनको कहते हैं अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक आपको बता दिए हम, ठीक है। और जो यूरिया होता है उनमें आते हैं जो मैमल्स होते हैं, जब मानव हो गया, ठीक है। और यूरिक अम्ल में कौन आ जाते हैं, एवीज, मतलब पक्षी वर्ग जो है वो किस में आ जाता है, यूरिक अम्ल में आ जाता है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है इनमें से, यूरिक अम्ल है, अभी बताया मैंने। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अमोनिया है, अमोनोटेलिक हो गए, यूरिया है, यूरियोटेलिक हो गए, यूरिक एसिड है, यूरिकोटेलिक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे प्रबाहु में कोहनी का जोड़ घर के दरवाजे की कब्जे की भांति चलता है, यह जोड़ या संधि कौन सी है। दरवाज़ा याद कीजिए अपने घर का, जो एक साइड खुलता है, यानी कि अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर थोड़ी खुलता है, वो नहीं खुलता है, यानी कि एक साइड। तो आप अपनी कोहनी को देखिए, कोहनी को आप अंदर की साइड मोड़ सकते हो, बाहर की साइड नहीं मोड़ सकते, यानी कि जो एक साइड मुड़ती है उसे कहते हैं हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट कहते हैं उसको, हिंज जॉइंट। तो हमारी जो कोहनी है उस कोहनी में कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। क्या मेंडल हैं, क्या डार्विन हैं, क्या लेमार्क हैं, क्या ब्रीज हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का हो जाएगा जो डार्विन है। डार्विन को क्या कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर 2 है अवायवीय। अवायवीय वायवीय दोनों हुआ था या फिर कोई नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीन्स अवायवीय, एनाएरोबिक श्वसन सबसे पहले इस पृथ्वी पर क्या हुआ था, विकसित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है, ठीक है। तो चोट लग गई, घाव नहीं भर रहा, ठीक है, तो उस इंसान में किस की कमी होगी, किस विटामिन की कमी होगी कि वो घाव नहीं भरेगा। क्या विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है या विटामिन ए है। तो कौन सा होता है, विटामिन के, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सांस लेते समय अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने का सही उत्तर क्या है, यानी कि आप देखो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हम खुद सांस अंदर लेना, अंदर की ओर लेना है, तो हम देखो क्या क्या महसूस करेंगे हम। जैसे ही हम श्वास अंदर लेंगे, ठीक है, यह है अंतः श्वसन। अब ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वायु अंदर जाती है, चलो वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर को आती हैं, पसलियाँ अंदर को आती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, डायफ्राम नीचे जाता है। तो पसलियाँ जब अंदर को आएंगी तो हवा को भरने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी, समझ रहे हो आप। तो पहला ऑप्शन तो इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि भैया पसलियाँ अंदर नहीं आती, पसलियाँ बाहर को जाती हैं, तभी तो जैसे हवा अंदर आएगी तो हवा को भरने के लिए स्पेस मिलेगा। तो पहला ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। पहले दूसरा ऑप्शन है वायु बाहर निकलती है, देखो इसमें बाहर निकलती है, लेकिन ये क्वेश्चन तो अंतः श्वसन का है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है ये वायु बाहर निकलती है, फिर से बाहर निकलती है, क्वेश्चन अंतः श्वसन का है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है वायु अंदर जाती हैं, वायु अंदर जाती हैं, पसलियाँ बाहर को जाती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, तो यहाँ पे बच गया फ्री स्पेस, उसमें क्या भर जाएगी, हवा भर जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है, अंतः श्वसन को सही तरह से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे हम श्वास लेंगे, मसलियाँ फूलेंगी, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हवा को भरने के लिए स्पेस मिल जाएगा, ये हो गया अंतः श्वसन। ठीक इसके विपरीत बाह्य श्वसन हो जाएगा, यानी कि हवा बाहर निकलेगी, पसलियाँ अंदर को वापस आएंगी, डायफ्राम वापस ऊपर की ओर आएगा, ये बाह्य श्वसन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है कार्बनिक होते हैं,
ऑप्शन नंबर 2 है अकार्बनिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं होता। ठीक है, तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं कार्बनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा, स्टारफिश, तारामीन, चींटी व मकड़ी में क्या समानताएं होती हैं? ऑप्शन नंबर पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं। इन सब के शरीर पर शल्क होते हैं। ये सभी अंड प्रजनक होते हैं। ये जल में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ये सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं, यानी कि किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शरीर पर शल्क होते हैं। शल्क तो केवल मछलियों पे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है सभी अंड प्रजनक होते हैं, तो ये अंड प्रजनक सभी नहीं होते, यानी कि ये ओविपेरियस नहीं होते। फिर है ये जल में रहते हैं, यानी कि ये सभी थोड़ी जल में रहती हैं। चींटियाँ और मकड़ियाँ थोड़ी जल में रहती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ये सभी रीढ़ की हड्डी रहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव होता है। देखो क्वेश्चन फिर से आ गया नाइट्रोजन एब्सिस्ट का, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। तो मानव क्या होते हैं? क्या यूरियोटेलिक होते हैं, क्या अमोनोटेलिक होते हैं, क्या यूरिकोटेलिक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव क्या होते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। सॉरी मानव क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया, तो यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहते हैं? यूरियोटेलिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपांतरित जड़ों का उदाहरण है। रूपांतरित जड़ों का उदाहरण कौन सा है? इनमें से देख लेते हैं, ऑप्शन में पढ़ लेते हैं पहले। प्याज व सलगम है, सलगम व गाजर है, गाजर व आलू हैं, आलू व मटर है। तो जो आलू तो होता है आपको पता है तने का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? तने का रूपांतरण होता है। गाजर ऑफ कोर्स जड़ का रूपांतरण होती है। ठीक है, और सलगम भी किसका रूपांतरण होती है? जड़ का रूपांतरण होती है, रूपांतरित रूप होती है। तो हमें क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा उदाहरण जो इसमें एग्जाम्पल है तो दिया गया है ऑप्शन वो रूपांतरित जड़ों का उदाहरण है। तो सलगम व गाजर क्या है? रूपांतरित जड़ों का उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सोना कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। काला सोना किसे कहा जाता है? क्या कोयला को कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, कोल तार को कहा जाता है, या सीएनजी को कहा जाता है? तो जो काला सोना है वो किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन नंबर 1 है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 है ओजोन, ऑप्शन नंबर 3 है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 4 है SO2 व NO2। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी होती है? SO2 और NO2, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है वायुमंडलीय परिकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस होते हैं। वायरस क्या होते हैं? क्या एकोशिकीय होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, या स्वतंत्र जीन होते हैं, या स्वतंत्र जीवी होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कैसे होते हैं? ये होते हैं अकोशिकीय, यानी कि इनमें कोई सेल नहीं पाई जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से स्वयं का या फिर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, या यूँ कहे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उनमें खुद का यानी कि वास्तविक केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक होता है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि कौन से में नहीं पाया जाता? हरा शैवाल होता है, जीवाणु में, कवक में, या लाइकेन में?
तो जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के खोजकर्ता किसे कहते हैं? परमाणु के खोजकर्ता किनको कहा गया है? थॉमसन को, गोल्डस्टीन को, जॉन डाल्टन को या फिर रदरफोर्ड को? तो परमाणु के जो खोजकर्ता है वो किसको कहा गया है? जॉन डाल्टन, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जॉन डाल्टन को क्या कहा जाता है? परमाणु के खोजकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है डार्विन है, ऑप्शन नंबर 2 स्मिथ है, ऑप्शन नंबर 3 लेमार्क है, ऑप्शन नंबर 4 ओपेरिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरिन। जीवन की उत्पत्ति ओपेरिन। इससे पहले क्वेश्चन क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था, यह है ओरिजिन ऑफ लाइफ है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ का जो पुस्तक है वो किनकी है? ओपेरिन महोदय की है। इनके ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस होते हैं यानी कि विषाणु क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्णजीवी होते हैं, पूर्ण मर्दजीवी होते हैं, आंशिक परजीवी होते हैं या आंशिक मर्दजीवी होते हैं। तो जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? पूर्ण मर्दजीवी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृपों का युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मीसोजोइक महाकल्प को, ऑप्शन नंबर 2 है परमियन महाकल्प को, ऑप्शन नंबर 4 है पेलियोजोइक महाकल्प को, ऑप्शन नंबर 3 है पेलियोजोइक महाकल्प को, ऑप्शन नंबर 4 है प्रोटोजोइक महाकल्प को। तो सरीसृपों का जो युग है वो किनको कहा जाता है? मीसोजोइक महाकल्प को सरीसृपों का युग कहा जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। मीसोजोइक महाकल्प को सरीसृपों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 है शर्करा है, ऑप्शन नंबर 2 है वसा है, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर 4 है कार्बोहाइड्रेट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो हमारे शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो क्या होती है? प्रोटीन होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और बताना क्वेश्चन कैसे लगे, सेशन कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आए आपके लिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।